साइंस टेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो कि एग्ज़ाम में खासकर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर ही हम मेन फोकस करेंगे। चलिए तो शुरू में हेडलाइंस देख लेते हैं इसकी। नामीबिया से चीता लाकर इंडिया में लाया गया है। आपको चीता का पता होना चाहिए कि 1952 से ही चीता भारत में एक्सटिंक्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना। और कहाँ से? नामीबिया से लाया गया है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है, वहाँ पे छोड़े गए हैं चीता। वहीं पे देखते हैं, ये दूसरी हेडिंग है कि चाइना ने जो लश्कर तैयबा का कमांडर है साजिद मीर, इसको आतंकवादी घोषित करने का 1267 जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आतंकवादी घोषित करने के प्रयास को ब्लॉक कर दिया है। चाइना ऐसा अक्सर करता है, उसका ये है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जॉबलेसनेस या फिर बेरोजगारी कोविड से पहले के लेवल पे आ गई है, अर्थात बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। तो खुशी की बात नहीं है कि बेरोजगारी खत्म हो गई, पर बढ़ी नहीं है। इसके पीछे इनके पास क्या है? मनरेगा स्कीम। जाहिर सी बात है, हो सकता है मनरेगा में जो काम नहीं मांगते हैं, मनरेगा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मनरेगा में यदि आप काम मांगोगे तो आपको आपके 5 किलोमीटर दायरे, गांव के 5 किलोमीटर दायरे के भीतर आपको 100 दिन का मिनिमम रोजगार जरूर प्रदान किया जाएगा। जयमाला हथनी का केस है, जिसने कि प्राइवेट ऑनरशिप जो होती है हाथियों की, उस पर फिर से सवाल उठाया है कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि 96% हाथी है जिनके पास ऑनरशिप का सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये सवाल उठा सकते हैं कि ऑनरशिप सर्टिफिकेट नहीं होने से क्या होता है। देखिए, ऑनरशिप सर्टिफिकेट नहीं होने से इनके ऊपर लाइबिलिटीज, जो ऑनर होते हैं, इनके ऊपर लाइबिलिटीज तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनका जो वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, इसका देखभाल करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑनरशिप सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ पर्यावरणविद हैं जिन्होंने ऐसी याचिकाएं दायर की थी जिसके कारण ये केस सुना जा रहा है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हाथी जो है ना, हाथी का IUCN स्टेटस, ये हमारे लिए काम की चीज़ है। हाथी गलियारा परियोजना है, ये हमारे लिए काम की चीज़ है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। और जो संरक्षण के लिए सरकार प्रयास कर रही है, ये हमारे लिए काम की चीज़ है पढ़ने की, तो इनको हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फिर अगली खबर है स्टार्टअप जो मूवीज़ को कश्मीर में ले जाएगा, उनकी बात है। जादूज, ये स्टार्टअप है चेन्नई का। इसने पुलवामा और शोपिया में मिनी थिएटर खोले हैं। ऐसे ही 25 थिएटर और खोलेंगे। थिएटर खोलने से क्या होगा कि जो मूवीज़ हैं उसमें उनको कश्मीर में भी उनकी रीच हो पाएगी, वैली में होगी, और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जॉब क्रिएशन भी होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो वहाँ की इकोनॉमी साइकिल चलेगा, इससे वहाँ का बूस्ट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे, तो ऐसे ही वहाँ का यूथ और डेवलप होगा। अब चलते हैं यहाँ पर। ये एक न्यूज़ है। जयशंकर जी जो US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनसे इन्होंने बात की है। इस पे इस पे मिनिस्टर जो हमारे मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी, ये जो पाकिस्तान को हमने ऐड दी है, हमने नहीं, मतलब जो US गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को जो F-16 की जो डील है, इनको मॉडर्नाइजेशन करने की, इस पर ज़रूर बात होने की संभावना है। और इसके अलावा भी भारत के बहुत से इशू है, जैसे कि भारत की पार्टनरशिप है इंडिया 875 का, UN पार्टनरशिप है, उस पर हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर ब्रिक्स और क्वाड और SCO में हमारी पार्टनरशिप है, तो उनके बारे में हम कैसे, इन सारी चीज़ों पे बात होने की संभावना है। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ आएगी, मैं उसके लिए नया वीडियो बना दूंगा। हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से।
कोचीन शिपयार्ड है जो कि मिसाइल सिस्टम आईएनएस विक्रांत, जो कि हाल ही में अभी हमारी इंडियन नेवी को दिया गया है। आईएनएस विक्रांत जो कि पहले हमने रूस से लीज पर लिया था, अब उसी को हमने खुद इंडिजिनियसली बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आईएनएस विक्रांत पर मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल करेगा और एक रडार लगाएगा। इसके लिए 45 से 60 दिन लग सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आईएनएस विक्रांत हमारी नेवी में अभी हाल ही में इंडक्ट हुआ है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस पे LRSAM मिसाइल लगेगी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके बारे में हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जानकारी होनी चाहिए। और MF स्टार ये क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी ऐसे सवाल अक्सर प्रीलिम्स में पूछता है, तो उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि MF स्टार रडार सिस्टम है और LRSAM एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो DRDO और इसराइल की AII ने मिलकर बनाया है। वहीं पे ये जो रडार है इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। अब हम सीधे चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन की हम डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख रहे होंगे कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग इंडियन मानसून। इसका मतलब क्या होता है अल्टरिंग का, यानी कि इंडियन मानसून में बदलाव कर रहा है। ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें कुछ समय के लिए पॉजिटिव लग सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली ये दुष्प्रभाव ही है। इसे कैसे रिसर्चर्स ने दिखाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से मानसून में फ्लक्चुएशन मतलब परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या है, ड्राई पीरियड्स यानी सूखा और बहुत कम समय के लिए बहुत अत्यधिक वर्षा हेवी रेन्स, ये दो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या है, मेन तो ये है कि इसके लिए क्या चीज़ प्रभावित कर रही है कि ला नीना की जो इंस्टेंस है वो अभी इसको प्रभावित कर रही है। अभी की जो कंडीशन है ला नीना और अल नीनो क्या होता है, ला नीना और अल नीनो, अल नीनो की हमें जानकारी होना चाहिए। तो आप ब्रीफ में समझ लीजिए, ला नीना की घटना क्या होती है। ला नीना की घटना साथियों, ये जो जो पेरू तट है, पेरू तट पे यदि यहाँ पर सतह का तापमान समुद्र का यदि ज़्यादा होता है और ऑस्ट्रेलिया का जो तट है उसकी उसके नॉर्थ में यदि समुद्र के सतह का तापमान कम हो जाता है, तो यहाँ पर इस तरह से गति पानी सरफेस पे इस तरह से और इस तरह से हवा की गति यहाँ पर हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पर ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवनें हैं, तो उनके साथ यहाँ पर जो इवोपरेशन होता है, यहाँ पर जो नमी है वो बादल बन के इधर भारत की तरफ गति करने लगती है। क्योंकि भारतीय मानसून की दिशा इस प्रकार से होती है, ये बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर से, तो ये भारतीय मानसून के साथ जुड़कर बारिश में और योगदान करता है ला नीना, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही होता है अल नीनो। दोस्तों अल नीनो में ये स्थिति रिवर्स हो जाती है कि यहाँ पर सतह का तापमान बढ़ जाता है और यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, तो बादल यहाँ बनते हैं और वो इस तरह से गति करने लग जाते हैं। तो पेरू और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होती है। और सेम जो भारत का मानसून की दिशा है, भारत में जो मानसून आ रहा है उसकी दिशा भी कुछ मानसून पवनें कुछ डाइवर्ट हो जाती है, तो जो बारिश भारत में आनी थी उससे कम बारिश होती है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया यहाँ दो जगह सूखे जैसी स्थिति बनने लग जाती है। तो ये होता है अल नीनो, जो कि अल नीनो और ला नीना ये भारतीय मानसून को बहुत प्रभावित करते हैं। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि ये अल नीनो और ला नीना के इंस्टेंस अब कुछ ज़्यादा होने लगे। ऐसे इंडियन ओशियन डाइपोल होता है, उसको भी हमें समझना चाहिए। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है
इन्होंने कहा है कि 2022 जो साल है वो 1902 के बाद दूसरी बार इस प्रकार की अतिवृष्टि हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है 2022 के बाद, मतलब उन माफ कीजिए 1902 के बाद ये रिकॉर्ड है। यानी इस इतनी बारिश इससे पहले 1902 में हुई थी। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन क्यों है, इसको क्यों कहा जा रहा है, उसके ये कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण फ्लड और ड्रॉट यानी सूखा और अतिवृष्टि ये बढ़ रही है, और इसमें जो अति की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है और कुछ चीज़ें बदल रही है। जैसे कि मध्य भारत में और पश्चिमी भारत में बारिश कम होती है। तो अभी की स्थिति यह है कि सबसे ज़्यादा बारिश मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों में हो रही है, जबकि यहाँ पर बारिश कम होती थी। और वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बारिश कम हो रही है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ लगाया जा रहा है कि ये जलवायु परिवर्तन से है। और फिर बैक टू बैक मानसून सिस्टम, बंगाल की खाड़ी में एक साथ मानसून कई बार आ रहा है, 2 बार मानसून सिस्टम आ गया है, तो उसके कारण भी ये बारिश बढ़ रही है। और अगस्त में भी बैक टू बैक मानसून की घटना देखने को मिली, जिससे कि क्या बारिश के बहुत शॉर्ट समय हुए लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों इस प्रकार के एक्सट्रीम इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत अत्यधिक बाढ़ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में, पश्चिमी भारत में और बांग्लादेश में बहुत बाढ़ देखने को मिल रही है। वहीं पे चाइना में सूखे की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इससे पूरा साउथ एशिया पर ये प्रभाव डाल रहा है जलवायु परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर अंजल प्रकाश हैं, जो रिसर्च डायरेक्टर है आईपीसीसी के भारत में। इन्होंने कहा है कि जो धीमा हमारा जो प्रयास है जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में, वो हो सकता है कि इनोवेशन को बढ़ावा दे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए या जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव हो रहा है उससे बचने के लिए। जब तो ऐसे में हमको ये पर्याप्त नहीं है, तो एक विकासशील देश होने के नाते जो हम विकास में जो पैसा खर्च कर सकते थे, तो आज नहीं तो कल हमको उसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, उसको परिणामों से उबरने के लिए खर्च करना पड़ सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ बात कही है कि जो कि बिल्कुल एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए कि आंसर राइटिंग में कभी भी हम इसको कोट कर सकते हैं। इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, इसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं धान की खेती पे। जो राइस का प्रोडक्शन है, भारत की 50% फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है चावल पे। चावल की खेती ज़्यादातर कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल, बिहार। और इधर बारिश कम होने का सीधा सा अर्थ है कि चावल की खेती पर फर्क पड़ना। और वहीं इधर जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पर चावल की खेती नहीं होती, इधर अत्यधिक बारिश होने के कारण यहाँ भी फसलों पर प्रभाव पड़ना है। तो इसके कारण हम ये एक्सट्रीम इवेंट के कारण हमें दोनों तरफ से नुकसान देखने को मिल रहा है। यदि चावल 50% हमारी फूड चेन का हिस्सा है, खाद्यान्न का हिस्सा है, और यदि मानसून में बदलाव होता है तो चावल में भारी कमी होगी, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। इससे उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता में भी कमी आ रही, उसमें पौष्टिकता, उसमें पोषण की भी कमी हो रही है। जैसे कि इस प्रकार के इवेंट होने के कारण अलग प्रकार की बीमारियां फसलों में लगती हैं, फसलों में असर पड़ता है। एक अध्ययन में बताया गया है कि यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो पोलिनेशन यानी परागण में कमी आ जाती है, सूखा पड़ने से पत्ती का मुड़ना, विकास में कमी, इस प्रकार की कई बीमारियां आ जाती है, जिसका कि अभी तक कोई इलाज नहीं है। और इलाज करते भी हैं तो उसमें खर्च जो आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे कि हमारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो नहीं हो सकता। तो ये जो अत्यधिक वर्षा है और वर्षा का जो चेंजिंग मानसून का जो बदलता स्वरूप है, ये धान की खेती को सीधे सीधे इम्पेक्ट कर रहा है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो चावल की किस्में हैं उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो जो भी
न्यूज़ में चावल की किस्में रहती है उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसमें अंत में कहा गया है कि इसके लिए हमें, ये जो चिंता का विषय है, इसके लिए हमें इस दिशा में काम करना चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सीरियसली लें। फिर ये बॉक्स में जो खबरें हैं कि सीवियर मंकी पॉक्स, यानी जो मंकी पॉक्स है जहाँ पर कि सीवियर है वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है यानी मृत्यु दर है वो 1 से 3% के बीच में है। लेकिन ऐसी कंट्री जहाँ पर कि कम है, एंडेमिक नहीं है, वहाँ पर कि काफ़ी कम 0.04% है। हालांकि एंडेमिक एंडेमिक बनने के बाद या पेंडेमिक बनने के बाद इन बीमारियों का जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ ही जाता है। तो मंकी पॉक्स पे ये खबर है, ये बस केवल इतनी ही है। मंकी पॉक्स क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। फिर यहाँ पर है बॉक्स में खबर कि सीक्रेट अनवील्ड, ये जेलीफिश के बारे में है कि ये एक एक प्रकार की जेलीफिश है जो कि अपने आप को पुनर्जीवित करने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको अमर, लगभग अमर माना जाता है। इसकी वैज्ञानिकों ने डीएनए सीक्वेंसिंग की है कि वयस्क जो होता है उसमें डीएनए पूरी तरह विकसित होता है, वहीं जो पॉलिप्स यानी जो इस इसका जन्म का हिस्सा कह सकते हैं, तो पॉलिप्स में जो डीएनए है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। इसके बारे में तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये एक जेलीफिश है। फिर मेन कल्प्रिट ये प्लास्टिक के बारे में है कि जो फिशिंग गियर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर प्लास्टिक होते हैं, और यहाँ पर एवरेज है कि समुद्रों में लगभग 80,000 टन प्लास्टिक अभी तक इकट्ठा हो चुका है। तो फिशिंग गियर काफ़ी हद तक उसके लिए जिम्मेदार है, और 6,000 से ज़्यादा तैरने वाले आइटम हैं। और सुनामी जब आती है तो ये तट पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये ध्यान में रखने वाले। फिर यहाँ पर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण खबर है आईपीएस स्टेम सेल का। आईपीएस स्टेम सेल क्या होती है? इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, पूरा नाम है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये एक अडल्ट सेल है, इसको कि एम्ब्रियोनिक स्टाइल एम्ब्रियोनिक स्थिति में जो भ्रूण यानी जो भ्रूण होता है उसमें जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं उसकी तरह होते हैं, जो कि किसी भी सेल को पुनर्निर्माण किसी भी सेल का कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से भी प्रीलिम्स में काफ़ी सवाल आते हैं। तो आईपीएस क्या है इसका हमें, इसके बारे में सबसे बड़ा जो अध्ययन है कि इस इसमें कार्निया, हार्ट डिसीज, पार्किंसन डिसीज, इनको भी ठीक करने में सफलता मिली है। तो ये रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो ऐसी जो जीवन रक्षक दवाओं के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो वो हमें ध्यान से पढ़ना होता है, जो कि क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। और सवाल स्टैटिक होता है डायनामिक टॉपिक से, लेकिन सवाल अक्सर स्टैटिक टॉपिक में होते हैं। टॉपिक स्टेम सेल, आईपीएस स्टेम सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। और ये किन किन सेल्स को रीजनरेट करने में काम आ सकते हैं, इस प्रकार के सवाल हमें पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैचिंग इकोलॉजी विथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, उससे हम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी को पारिस्थितिकी को मैच करेंगे तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके बारे में जो रिसर्च वगैरह है इस आर्टिकल में बताया गया है। इकोलॉजिकल निक क्या होता है? निश या पारिस्थितिकी निकेत, ये एक ऐसी पारिस्थितिकी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई पौधा, प्रणाली, प्रजाति फल फूल सकती है। एक तंत्र में कई प्रकार के निक भी हो सकते हैं और जैव विविधता इसका मेन परिणाम होता है। जलवायु परिवर्तन से इसके जो
निकेत होते हैं, पारिस्थितिकी निकेत या जो निश होते हैं, उन पर खतरा उत्पन्न हुआ है। निश पर खतरा किस किस कारण से उत्पन्न हो सकता है कि उनके भोजन और पोषण पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, उनके सर्वाइवल पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, कि जिसमें कई कारक हो सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रजातियां, यदि प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रजातियां होंगी तो उनके पोषण पर खतरा होगा, परभक्षी आएंगे तो उनके जीवन पर खतरा होगा, तो इसीलिए उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, मतलब जो उनका निश या निकेत या घर है वो चला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का घर चला जाए तो उसके जीवन पर खतरा आ जाता है, उसी प्रकार किसी भी परिस्थिति, किसी पौधे, किसी प्राणी के यदि जीवन पर खतरा आ जाता है तो उस पर प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हम खेती करते हैं उसको यदि पारिस्थितिकी से जोड़कर और उसके अनुसार यदि हम करें तो हमें इकोनॉमिक्स में भी फायदा मिल सकता है, यानी आर्थिक रूप से भी वो हमारे लिए लाभकर हो सकती है, और पर्यावरणीय रूप से भी फायदेमंद हो सकती है। इसमें दोनों चीज़ें फायदा है, और इससे हम जो सस्टेनेबल कृषि होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। इसमें आर्थिक व्यवहार्यता की भी बात करी गई है कि जो निश की मॉडलिंग हम कंप्यूटराइज्ड अप कर सकते हैं, उसमें आर्थिक व्यवहार्यता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो मॉडलिंग है इसमें हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रजाति या फसल है वो कहाँ पर हमें उगाना चाहिए। जैसे कि यदि हम कंप्यूटर एल्गोरिदम से यदि मॉडलिंग करें तो देखते हैं कि कर्नाटक का जो एरिया है कुर्ग और सिक्किम का गैंगटॉक, ये दोनों ही हिली एरिया है, दोनों ही लगभग एक प्रकार की हाइट रखते हैं, टेम्परेचर लगभग एक प्रकार का है, और लगभग समान मात्रा में बारिश मिलती है और उतनी ही आर्द्रता इनको प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों यदि एरिया में हम एक ही प्रकार की फसल, जो सिक्किम में जो फसल हम उगा सकते हैं वही यदि कर्नाटक के कुर्ग में ट्राई करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इससे, इस मॉडलिंग से हम कहाँ पर क्या उगाना है इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो केसर होता है, सेफ्रॉन, ये एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसके बारे में रिसर्च किया है कि केसर जो है, जो स्थानिक है कहाँ का, ग्रीस का, और भूमध्य रेखी जलवायु में ये उगता है, फलता फूलता है। लेकिन आज के समय में ईरान इसका 90% उत्पादन करता है और भारत भी 5% उत्पादन करता है। तो हमारी जलवायु भूमध्य सागरीय तो है नहीं, लेकिन उनसे मिलती जुलती जलवायु हमारे यहाँ पर है, उससे मिलते जुलती जलवायु हमारे यहाँ पर है। और इसी के साथ जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, उस स्टडी में पाया गया है कि लगभग 400 स्थान, 449 449 लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कि केसर का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इससे क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को भी इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में, बढ़ावा देने में फायदा मिल सकता है। और इसी प्रकार से 4200 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है, कहाँ है वो, हिमालयन में भी है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर, और ऊटी, उदयमंगलम, तमिलनाडु, मतलब यहाँ पर भी हम केसर की खेती कर सकते हैं। तो इसका, और ये जो डेटा एनालिटिक्स है उसमें जो शुरुआती परिणाम मिले हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। जो राष्ट्रीय एवरेज है केसर का उत्पादन का, वो 2.6, मतलब लगभग 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर है, और उसी एवरेज के आसपास यहाँ पर उत्पादन हुआ है। तो ये एक प्रोमिसिंग रिजल्ट है। जहाँ पर देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं खेती में, कृषि में आय दुगना करने की बात। आय दुगनी कैसे हो सकती है? आय दुगनी इस प्रकार से हो सकती है, तो यदि हम मेंस के आंसर राइटिंग में इस बात को लिखेंगे, इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है उसको लिखेंगे, तो हमारा आंसर रिच होता है। रिच आंसर
आपको ज़्यादा नंबर दिलवाएगा। तो ये था आज का हमारा हिंदू एनालिसिस। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।